ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीज से लिया गया है। ये हमारे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट एंड जीएनएम स्टूडेंट दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। इसके अंदर हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, डेफिनीशन देखेंगे, ठीक है, इसकी डेफिनीशन देखेंगे क्या होती है, एक शॉर्ट डेफिनीशन हमने आगे बनाई हुई है इसकी। नेक्स्ट कॉज देखेंगे, यानी किस किस की वजह से ये हो रहा है, एजेंट क्या है पल्मोनरी एम्बोलिज्म कराने का। दूसरा पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोलॉजी देखेंगे उसकी, यानी कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यानी कि कैसे हो रहा है, एजेंट आया हमारी बॉडी में, उसने क्या रिएक्शन हुआ उसकी बॉडी से हमारा, देन उसके बाद कैसे करके वो बीमारी हमें हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लक्षण हमें दिख रहे हैं उस बीमारी की वजह से। फिर हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में यानी कि क्या क्या जांचें कराएंगे, अगर हमें संदेह है कि हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रखा है या क्या हो रखा है तो हमें कंफर्म कैसे होगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम लोग क्या क्या उपचार करते हैं, कौन सी दवाइयाँ देते हैं, कौन सी एक्सरसाइज बताते हैं, क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सब हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि एक नर्स की क्या क्या जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो हमें ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमारी नर्स कैसे क्या हेल्प कर सकती है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, ये हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बचाव कर सकते हैं, ठीक है, ये बीमारी हमें ना फैले है इसके लिए हम लोग क्या क्या बचाव कर सकते हैं, कैसे क्या करें कि ये बीमारी हमें ना हो, पहले से ही हम अवेयर रहें हर चीज़ के बारे में कि हम लोग हेल्दी खाना खाएं ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रिवेंशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब आगे इसकी डेफिनीशन क्या है। अब जैसे इसकी हमें डेफिनीशन देखनी हुई, ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली अगर पता करना हुआ तो क्या बोलेंगे कि pulmonary embolism is refers to the obstruction of pulmonary artery or one of its branches, be an embolus, material like fat, blood clot, amniotic fluid, etc. ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो पल्मोनरी सिस्टम यानी हमारा जो लंग्स है, जहाँ जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड है तो वहाँ हमें क्या समझना है, कहीं ना कहीं हमारे लंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारे लंग्स में कहीं भी किसी भी तरीके से पल्मोनरी आर्टरीज़ में या फिर किसी पैसेज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसे हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, ठीक। या तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, किसी आर्टरी में हो जाए, या फिर उसकी किसी ब्रांच में हो जाए। एल्वोलाई होती है ना, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, एल्वोलस होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब होते हैं, उनमें अगर कहीं पे भी आ रहा है इम्बोलस का मतलब होता है किसी चीज़ का थक्का बन जाना या फिर कोई गुल्थी बन जाना, ठीक है, रुकावट आ जाना, कोई एक चीज़ जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसे बोलते हैं इम्बोलस। कौन कौन से मटेरियल की वजह से हो सकता है कि कोई फैट का कुछ क्लॉट जैसा या फैट इकट्ठा हो गया हो उस जगह, है ना, ब्लड क्लॉट हो सकता है, खून का थक्का बन सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, इसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया हो, रुकावट आ गई हो, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से ना हो पा रहा हो, ठीक है। अब ये तो हो गई डेफिनीशन की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक डायग्राम के जरिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें देखो कि फर्स्ट जो दिया गया है ये में नॉर्मल दिया गया है। नॉर्मल में क्या होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नॉर्मल हमारी वेसल है और इसमें ये ब्लड फ्लो आसानी से ईजिली देखो ऊपर की ओर जा रहे हैं, फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, डीवीटी, ये जो सेकंड नंबर वाली है इसमें डीवीटी का मतलब होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी वेन के अंदर कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाना या कोई भी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड का क्लॉट, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो नंबर ये दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ये दो अलग अलग फॉर्म में है, यानी टुकड़ों में। कोई जो क्लॉट है वो इकट्ठे भी एक जगह पे इकट्ठा हो सकता है और उसके कुछ कुछ टुकड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है एक किसी पार्ट में थोड़ा सा आगे जाके पैसेज में थोड़ा सा और इकट्ठा हो जाए, ठीक। तो वही इसमें दिखाया गया है कि जो इसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो डिटैच्ड हो गई है ब्लड क्लॉट, यानी कि एक किसी और जगह पे, बाकी का थक्का थोड़ा आगे किसी और जगह पे। तो ये तो हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब हमने इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी।
पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कैसे प्रोसेस क्या है इसके होने का। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कोई क्लॉट हमारे बॉडी में बन गया, ठीक है, वेन्स में एक क्लॉट बन गया यानी थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इम्बोलाइजेशन। इम्बोलाइजेशन मतलब उसका गुल्थी बन गई या उस जगह पे उसका थक्का एक बोलस फॉर्म में, बोलस यानी गोल, या बोलते नहीं कि जो शेप होता है एक जगह गोल गोल गेंद जैसा बन गया है, तो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसके लिए, इसलिए इसमें वर्ड यूज़ किया है इम्बोलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब इम्बोलाइजेशन हो जाता है उसके बाद वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। भाई अब अगर कहीं पे थक्का बन जाएगा तो फिर आगे जो चीज़ें अभी नॉर्मल रेट से फ्लो कर रही थी अब उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो वही यहाँ पे बोला गया है वैस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। वैस्कुलर मतलब वेन में, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ जाना। तो इम्बोलाइजेशन की वजह से हमारी वेन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, जिससे क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, है कि नहीं। इन्फ्लामेशन यानी सूजन पता चलने लगी कि हाँ यहाँ पे अंदर से कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ सूजन आ गई है। फिर राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रेन, ठीक है, तो जो वेन होगी वहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन का मतलब होता है कोई मूवमेंट प्रॉपर ना हो पाना। कभी कभी ऐसा नहीं लगता नस में काफ़ी खिंचाव आ रहा है, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रेन। नेक्स्ट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होंगे अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो वो अच्छी तरीके से आगे फ्लो नहीं कर पाएंगे। जब फ्लो नहीं कर पाएंगे तो सफिशिएंट अमाउंट में जो ऑक्सीजन होगा वो भी आगे तक नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि सेल्स का तो काम होता है ना कि ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना। तो अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो जाएगी, यानी कि हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, सांस लेने में हमें दिक्कत हो जाएगी। हाइपोक्सिया का मतलब होता है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, किसकी वजह से होता है, कैसे होता है ना, और प्रोसेस क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं। कॉजेज़ का मतलब किनके कारण ये हो रहा है, एजेंट क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब कोई भी ब्लड का थक्का बन जाना हमारी वेन में, ठीक। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग जैसे कि कोई भी सिगरेट वगैरह स्मोक कर रहा है तो उसका जो इन्हेलेशन के थ्रू जो धुआं जाता है उसकी वजह से भी क्लॉट बन सकता है। नेक्स्ट है फैट। फैट का मतलब क्या होता है, फैट, एक सेकेंड, फैट का मतलब होता है कि कोई भी हमने अनहेल्दी चीज़ खाई और वो हमारी बॉडी में जा कर के इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे करके जब वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जा कर के स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म हो जाता है। दूसरा है सर्जरी। अगर कोई सर्जरी हुई हो हमारी बॉडी में, ठीक है, उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग होने के या फिर कुछ, तो अगर वो बाहर नहीं निकल पाए सही तरीके से तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगे और स्टोर होंगे तो वो वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन, सूजन है इन्फ्लामेशन ना, कोई चीज़ चोट लग गई या कुछ हो गया उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में सूजन आ गई है तो वहाँ पे भी थोड़े थोड़े से खून के थक्के बन जाते हैं। नेक्स्ट ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब एक्सेसिव फैट। कोई इंसान है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह इंटेक कर रहा है जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी हो गई है तो भी उसको चांसेस हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। अदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस हो गए, जैसे कि बाहर हम जा रहे हैं, धूल है, धुआं है, इतना सारा फैक्ट्री का पोल्यूशन है, ये सब भी हमारा एक रीज़न बन सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। दूसरा है चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा यानी कहीं हम जा रहे हैं, कभी हमारे अगर डायरेक्ट चेस्ट पे कोई भी इंजरी हो जाए, है ना, कोई बहुत तेज़ से प्रेशर या फोर्स लग जाए, उसकी वजह से भी हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। दूसरा है कैंसर। कैंसर अगर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर में क्या होता है, कभी हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, इन सब की कंडीशन की वजह से भी हमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलता है। तो ये सब तो हो गए कॉजेस, ठीक है, कारण क्या क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब होता है कि लक्षण क्या क्या है, ठीक है। ये बीमारी हमें हो रही है, हमने पता कर लिया किसकी वजह से हो रही है, कैसे हो रही है, डेफिनेशन पढ़ लिया। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या क्या है इसमें। साइन एंड सिम्टम में जैसे कि हाई फीवर यानी बहुत तेज बुखार आएगा, इसमें मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, कफिंग, हेडेक, है ना, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, ठीक है, रेस्टलेसनेस, वॉइस चेंज, फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, जिसको लॉस ऑफ एपेटाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया भी बोलते हैं।
नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हमें पता चल गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ। क्या क्या जांचें हम लोग करा सकते हैं इसमें? हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब होता है कि हम उससे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या है, कब से है तुम्हें, है ना, क्या क्या सिम्टम है तुम्हें, चीफ कंप्लेंट्स तुम्हारी क्या क्या है, इस वक्त तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ये सब आता है हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। दूसरा है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी चेक करेंगे उसको अपने इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कि क्या क्या दिक्कत है। दूसरा है चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करा लेंगे, ईसीजी करा लेंगे, एंजियोग्राफी, ठीक है, एबीजी यानी एट्रियल ब्लड गैस, इसका भी एनालिसिस करवा लेंगे। ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट में सीबीसी वगैरह ये सब करा लेंगे। स्प्यूटम टेस्ट हो गया, स्पाइरोमेट्री हो गया, ये सब हम लोग करा सकते हैं किसमें? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। आगे देखेंगे मैनेजमेंट क्या क्या है इसका। तो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग वो देखते हैं जिसमें हम सारी मेडिसिन देते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट एंटीकोगुलेंट देंगे सबसे पहला, एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड को पतला कर देता है, जैसे कि हिपैरिन और वारफरिन। फिर है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दे देंगे। थ्रोम्बोलाइटिक यानी जो थक्का बना होता है ब्लड को, उसको तोड़ देती है, थ्रोम्बस को तोड़ देती है, इसीलिए इसका नाम है थ्रोम्बोलिटिक। नेक्स्ट है ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही होगी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। फिर पेन मैनेजमेंट, अगर दर्द हो रहा होगा तो उसको एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी कर देंगे, जहाँ पे जो एम्बोलस बना होगा उसको हटा करके बाहर यानी कट करके बाहर निकाल देंगे, उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी। नेक्स्ट है थ्रोम्बोलेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी का मतलब होता है जो थ्रोम्बस होता है उसको बाहर कर देंगे। इन्फीरियर वेना कावा फिल्टर प्लेसमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें एक फ़िल्टर होता है, वो प्लेसमेंट हमारी जहाँ पल्मोनरी कैविटी होती है वहाँ पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है फिर वो फिल्टर हो के जाता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है धीरे धीरे करके वो हट जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन करेंगे? सबसे पहले इनकरेज एक्टिव लेग एक्सरसाइज, यानी जो भी पेशेंट एम्बोलिज्म का होगा उसको कहेंगे कि आप धीरे धीरे अपना पैर मोड़ो, उठाओ, चलो, ठीक है, इसको हम लोग उसको इनकरेज करेंगे यानी उसको बोलेंगे करने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड सिटिंग विद लेग क्रॉस एंड सिटिंग फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसको बताएंगे कि हमें लेग को क्रॉस यानी एक के ऊपर एक पैर रख के नहीं बैठना है और बहुत देर तक एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है, ठीक। नेक्स्ट है प्रमोट अर्ली एम्बुलेशन, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। एम्बुलेशन का मतलब होता है कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करना, जैसे कि वो चल नहीं पा रहा है तो उसको एक डंडा दे दिया, या फिर क्रचेस आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, कई सारे रिस्ट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। वॉकर्स वो जो आते हैं हाथ में पकड़ के, जिनके सहारे पेशेंट खड़ा हो सके, नॉर्मली धीरे धीरे वॉक कर सके, ये सारी चीज़ें हम उससे प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, टू अवॉइड एक्सेसिव फैटी फूड, ठीक। इसमें क्या कहेंगे? उसको बताएंगे कि हमें बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है, और ओबेसिटी अगर हो गई तो हमें एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं खाना है, तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग। इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग क्या होती है? एक सॉक्स जैसे हो गए हैं, ठीक है, घुटनों के लिए भी ऊपर तक आते हैं, वैसी चीज़ें जिनमें वो टाइट होती हैं और इलास्टिक होती हैं, यानी वो फ्लेक्सिबल होती हैं, उनको पहनाएंगे ताकि हमें थोड़ा थोड़ा कंप्रेशन मिलता रहे, है ना, मोबिलाइजेशन में हमें दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं किसमें? प्रिवेंशन में। कौन से पेशेंट में? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।